मयंक भाटिया का मुंह खुला रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरगम इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन जब उसने ध्यान से सोचा तो पता चला कि इस परीक्षा के बाद एक दिन का अवकाश है। सरगम के लिए जीवन परामर्श के लिए इस समय आना बिल्कुल उचित लग रहा था। जी हां, मैं जीवन परामर्श के लिए पहले से ही तैयार हूं। मयंक भाटिया ने मन ही मन फैसला किया और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि हेमा को किस तरह की मदद चाहिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो, चाहे मायरा के साथ रिश्ते से ही क्यों न हो, उसे मदद की जरूरत तो थी। उसके पास सिस्टम था। क्या ऐसी कोई चीज थी जिसे वो हल नहीं कर सकता था? हेमा, तो अंकोरवत स्टेशन पर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही लेने आ जाऊंगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया ने फोन पर बात की। ये ठीक है क्या? हेमा बैरागी ने संदेह से पूछा। भाई आज बहुत व्यस्त होंगे, है ना? कोई बात नहीं, हेमा कभी कभार ही आती है और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। बस अंकोरवत स्टेशन पर मेरा इंतजार करो। एन धन्यवाद, मयंक गेगे। ये सुनकर कि मयंक भाटिया ने उसे लेने का फैसला किया है, हेमा बैरागी ने तुरंत एक उत्साहित और ऊर्जावान लड़की जैसी आवाज निकाली। आती जाती ट्रामों को देखकर माधुरी ने अपने माता पिता के देहांत के बाद से हेमा बैरागी को नहीं देखा था। वह सोच रहा था कि कभी इतनी चंचल और प्यारी लड़की अब कैसी हो गई होगी। आज हेमा उसके घर आई थी। उसकी छोटी बहन होने के नाते माधुरी को बहुत खुश होना चाहिए, है ना? मयंक भाटिया को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही अगली ट्रेन रुकी, सफेद कमीज और एक सुंदर चेकदार स्कर्ट पहने एक युवा और चंचल लड़की प्लेटफॉर्म से बाहर निकली। उसके छोटे नारंगी बाल एक चंचल साइड पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसने अपना सिर उठाया और प्लेटफॉर्म के किनारे झुके हुए मयंक भाटिया को देखा। लड़की की नीली आंखों में अचानक एक अनछुई खुशी झलक उठी। वह 2 कदम आगे बढ़ी और मयंक भाटिया के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने छोटे से हाथ से मयंक भाटिया के कंधे पर धीरे से थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई मयंक भाटिया। आवाज सुनकर मयंक भाटिया होश में आया और अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा। उसका शरीर किसी प्यारी 2D एनीमे लड़की जैसा था। उसका गोरा और साफ चेहरा बेदाग था और उसकी नीली आंखें माधुरी की तरह ही जीवंत थी। वो खूबसूरत लड़की ऊर्जा से भरपूर थी, इसलिए मयंक भाटिया को यकीन था कि उसने किसी गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना है। उसने अनजाने में ही पुकारा, हेमा। हेमा बैरागी ने उत्साह से सिर हिलाया। अपने पुनर्जन्म की यादों के कारण मयंक भाटिया को कई लोगों के चेहरे याद नहीं थे। हेमा, जिससे वह सिर्फ एक बार मिला था, स्वाभाविक रूप से मयंक भाटिया के लिए अपरिचित थी, लेकिन उसकी यादों में वो जीवंत और प्यारी थी और हमेशा एक चंचल रूप धारण किए रहती थी। अपनी यादों से उसे यकीन था कि ये लड़की हेमा बैरागी ही है। यह सोचकर मयंक भाटिया ने दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ बढ़ाया। हेमा, बहुत दिनों बाद मिले। अंकोरवत में आपका स्वागत है। जी हां, मुझे लेने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मयंक गेगे। हेमा बैरागी ने विनम्रता से धन्यवाद कहा। उसने मयंक भाटिया से हाथ नहीं मिलाया। इसके बजाय वो उछल पड़ी और मयंक भाटिया को गले लगा लिया। लड़की की उभरती हुई छाती मयंक भाटिया की छाती से रगड़ खा रही थी और मयंक भाटिया थोड़ा बेचैन हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ऊर्जावान छोटी बहन आते ही उसे इतना प्यार देगी। मयंक भाटिया, जो खुद को इस मामले में माहिर समझता था, ऐसे गले लगने पर शर्मा गया। असल में रिश्तों के मामले में वो बिल्कुल नया था। हालांकि वह जानता था कि हेमा बैरागी का स्वभाव भोला और मासूम है और ये सिर्फ एक दोस्ताना गले लगना था। फिर भी मयंक भाटिया के दिल में कुछ हलचल हुई। हां, बिल्कुल सही, ऐसी छोटी बहन पाकर कितना अच्छा लगता है। मयंक को छोड़ने के बाद हेमा बैरागी कद में अंतर के कारण केवल अपना सिर ही उठा पाई। उसने अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से मयंक को देखा और अचानक भौहें चढ़ा ली। उसने कुछ संदेह के साथ कहा,
अरे, मुझे लगता है कि बड़े भाई मयंक 1 साल में थोड़ा बदल गए हैं। मयंक चौंक गया। सच कहूं तो माधुरी भी ये नहीं बता पाई थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। फिर भी हेमा बैरागी ने कहा कि वह पहले से अलग है। क्या उसने कुछ पता लगा लिया है? क्या अलग है? मयंक भाटिया ने घबराकर पूछा। हेमा बैरागी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर पलकें झपकाई। मुझे लगता है कि बड़े भाई पहले की तरह अंतर्मुखी और शांत नहीं रहे। मुझे याद है कि पहले आप जानबूझकर मुझसे बचते थे, लेकिन अब आप बिना पलक झपकाए मुझे घूरते रहते हैं। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमा ली। क्या यह स्वाभाविक नहीं था? पहले मयंक भाटिया अपनी बहन के प्रति बहुत आसक्त था। हालांकि हेमा भी उसकी छोटी बहन थी, लेकिन उसका आसक्ति प्रेम केवल प्यारी माधुरी तक ही सीमित था। दूसरे शब्दों में, वह दूसरी लड़कियों के प्रति अंतर्मुखी था। जहां तक वर्तमान मयंक भाटिया की बात है, हालांकि यादों के प्रभाव से वो कुछ हद तक आसक्ति प्रेम रखता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। मयंक भाटिया को सच में लगता था कि अगर वह पहले पुनर्जन्म न लेता तो पहले वाले मयंक भाटिया को 3 साल की जेल या मौत की सजा हो जाती। और मुझे लगता है कि बड़े भाई मयंक भाटिया का स्वभाव बहुत बदल गया है। आप पहले से ज्यादा सुंदर हो गए हैं, हेमा बैरागी ने आगे कहा। बेशक, मैं हमेशा से बहुत सुंदर रहा हूं। मयंक भाटिया ने हेमा के सामने अपनी छाती फुलाकर बड़े आदमी की तरह बर्ताव किया, जिससे हेमा खिलखिला उठी। मां, तुमने कहा था कि तुम मुझसे अपने जीवन के बारे में सलाह लेना चाहती हो। क्या बात है? मयंक भाटिया ने इस मौके का फायदा उठाकर वो सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। ये हेमा शर्मा गई और एक पल के लिए हिचकिचाई। हम आज रात इस बारे में बात करेंगे। क्या? ये सुनकर मयंक भाटिया हैरान रह गया। क्या ये सलाह रात में होगी? ऐसा लग रहा था कि हेमा यही रात बिताने वाली है। इस खूबसूरत लड़की की बहन इतनी दूर से रात में उससे अपने जीवन के बारे में सलाह लेने आई है। ये क्या है? क्या हम अब वापस जा रहे हैं? मयंक भाटिया ने हेमा बैरागी से पूछा जब वे दोनों रेलवे स्टेशन से निकल गए। अंकोरवत वाकई खरीदारी के लिए एक अच्छी जगह थी, चाहे समृद्धि हो, नजारा हो या मनोरंजन। हालांकि आज परीक्षा होने के कारण उसने माधुरी से जल्दी घर जाने का वादा किया था, इसलिए वो यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। अगर बड़े भाई मयंक भाटिया के पास और कोई काम नहीं है तो हम अभी वापस जा सकते हैं, हेमा ने मीठी मुस्कान के साथ कहा और फिर उत्सुकता भरी नजरों से बोली, मुझे भी बहन माधुरी की याद आ रही है। ठीक है, माधुरी घर पर है, चलो वापस चलते हैं। चूंकि हेमा के पास करने को कुछ और नहीं था, मयंक भाटिया उसे अंकोरवत की गलियों में घुमाने ले गया। जैसे ही वे दोनों एक हाई स्कूल के पास से गुजरे, हेमा बैरागी अचानक रुक गई। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर मयंक भाटिया ने अपना सिर हेमा बैरागी की नजर की दिशा में घुमाया। उनके बगल में चमकीले नीले पत्थर से बनी सीढ़ियों पर एक विशाल एलईडी लाइट लगी थी जो 3 अंग्रेजी शब्दों में बदल जाती थी। UTX। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसे कम से कम 4 मंजिला गगनचुंबी इमारतें दिखाई दी, जो देखने में बेहद भव्य लग रही थी। उस भव्य स्कूल के माहौल में लगभग डूबी हुई हेमा बैरागी ने कहा, वाह, अंकोरवत के सबसे प्रसिद्ध हाई स्कूल UTX से यही उम्मीद थी। क्या हेमा भी इस जगह के बारे में जानती है? हेमा बैरागी की हैरानी भरी आवाज सुनकर मयंक भाटिया ने उत्सुकता से पूछा। दरअसल UTX अंकोरवत का सबसे समृद्ध हाई स्कूल था, लेकिन मयंक भाटिया की राय में DPS और इस स्कूल में ज्यादा फर्क नहीं था। जब उसने हाई स्कूल में दाखिला लिया तब उसे इस हाई स्कूल के बारे में पता चला। 10 साल पहले अंकोरवत में UTX नाम की एक बड़ी इमारत हुआ करती थी। फिर बदलावों के कारण ये UTX हाई स्कूल बन गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अच्छे शिक्षण वातावरण और अंकोरवत की भौगोलिक स्थिति के कारण हाई स्कूल में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई। इस तरह यह अंकोरवत का सबसे बड़ा स्कूल UTX बन गया।
बेशक, यही वो जगह है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। अपने सामने स्थित भव्य हाई स्कूल को देखते हुए हेमा बैरागी ने अपने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से कहा, मैं आशा करती हूं कि एक दिन मेरी अनोखी अकादमी भी इतनी समृद्ध हो और हर साल इसमें दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या हजारों में पहुंच जाए। हमेशा ऊर्जा से भरपूर, जीवंत और कभी कभी थोड़ी उतावली सी लगने वाली हेमा बैरागी की ये बातें सुनकर एक गंभीर भाव से सबका मन भराया। हेमा बैरागी का फोन मिलने के बाद मयंक भाटिया लगभग दौड़ते हुए अंकोरवत तक पहुंची। फिर चूंकि हेमा ट्राम से आती थी, इसलिए मयंक भाटिया ट्राम प्लेटफॉर्म पर जाकर चुपचाप हेमा का इंतजार करने लगी। आती जाती ट्रामों को देखते हुए उसने अपने माता पिता के देहांत के बाद से हेमा बैरागी को नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि वो हंसमुख और प्यारी लड़की अब कैसी हो गई है। आज हेमा उसके घर मेहमान बनकर आई थी। उसकी छोटी बहन होने के नाते मायरा को बहुत खुश होना चाहिए, है ना? मयंक भाटिया को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अगली ट्राम रुकते ही सफेद कमीज और खूबसूरत चेकदार स्कर्ट पहने एक सुंदर लड़की प्लेटफॉर्म से बाहर निकली। उसके छोटे नारंगी बाल एक चंचल पोनीटेल में बंधे हुए थे। वो युवा और जीवंत लग रही थी। जब उसने सिर उठाकर मयंक भाटिया को प्लेटफॉर्म से टिका हुआ देखा, तो लड़की की नीली आंखों में अचानक एक अनछुआ उत्साह झलक उठा। वह झटपट 2 कदम दौड़ी और मयंक भाटिया के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने छोटे से हाथ से मयंक भाटिया के कंधे पर हल्के से थपथपाया और मुस्कुराते हुए मयंक भाटिया से कहा, मयंक भाटिया, आगे बढ़ो। आवाज सुनकर मयंक भाटिया होश में आया और अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखने लगा। उसका शरीर सुडौल था, मानो वह किसी द्वितीय विश्व की प्यारी लड़की हो। उसके गोरे चेहरे पर जरा भी दाग धब्बे नहीं थे। उसकी नीली आंखें मायरा की तरह जीवंत थी। उस खूबसूरत लड़की की ऊर्जावान उपस्थिति ने मयंक भाटिया को यकीन दिला दिया कि उसने किसी गलत व्यक्ति को नहीं पहचाना है। उसने अनजाने में ही पुकारा, हेमा। हाँ। हेमा बैरागी ने उत्साह से सिर हिलाया। पुनर्जन्म की यादों के कारण मयंक भाटिया को कई लोगों के चेहरे मुहरे याद नहीं थे। हेमा, जो यहां केवल एक बार आई थी, मयंक भाटिया के लिए स्वाभाविक रूप से अपरिचित थी, लेकिन उसकी यादों में वह चंचल और प्यारी थी और हमेशा ऊर्जावान दिखती थी। अपनी याददाश्त के आधार पर उन्होंने पुष्टि की कि यह लड़की हेमा बैरागी थी। यह सोचकर मयंक भाटिया ने हेमा की ओर दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाया। हेमा, बहुत दिनों बाद मिले। अंकोरवत में आपका स्वागत है। जी हाँ, मुझे लेने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक भाटिया गेगे। हेमा बैरागी ने मयंक भाटिया को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया। उनसे हाथ मिलाने के बजाय वो उछल पड़ी और मयंक भाटिया को गले लगा लिया। लड़की के विकसित होते स्तन उसकी छाती से रगड़ खा रहे थे और मयंक भाटिया थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ऊर्जावान बहन उसे ऐसा लाभ देगी। इस तरह के आलिंगन ने मयंक भाटिया को भी, जो खुद को रिश्तों का अनुभवी समझता था, शर्म से लाल कर दिया। असल में वो रिश्तों के मामले में नौसिखिया था। मयंक भाटिया शर्मा रहा था। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि हेमा बैरागी का व्यक्तित्व शुद्ध था और ये सिर्फ दोस्ती के नाते गले लगाना था। लेकिन मयंक भाटिया को अब भी ऐसा ही महसूस होता था। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसी बहन का होना बहुत अच्छी बात है। मयंक भाटिया को छोड़ते हुए हेमा बैरागी कद में अंतर के कारण केवल अपना सिर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से मयंक भाटिया को घूरती रही। अचानक उसने भौहें चढ़ाकर संदेह से कहा, अरे, मुझे लगता है कि बड़े भाई मयंक भाटिया 1 साल बाद पहले से थोड़े अलग हो गए हैं। मयंक भाटिया को गहरा सदमा लगा। सच कहूं तो मायरा भी ये नहीं बता पाई कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। हेमा बैरागी ने तो यहां तक कहा कि वह पहले से अलग लग रहा है। क्या उसने कुछ खोज निकाला है? क्या अलग है? मयंक भाटिया ने घबराकर पूछा।
हेमा बैरागी कुछ देर चुप रहीं, फिर पलकें झपकाते हुए बोली, मुझे लगता है कि बड़े भाई अब पहले की तरह अंतर्मुखी और संकोची नहीं रहे। मुझे याद है कि पहले आप जानबूझकर मुझसे बचते थे, अब तो आप बिना पलक झपकाए मुझे घूरते रहते हैं। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोका। क्या यह स्वाभाविक नहीं था? उस समय मयंक भाटिया एक जीता जागता सिस्कॉन था। हालांकि हेमा भी उसकी बहन थी, लेकिन उसका सिस्कॉन केवल प्यारी मायरा तक ही सीमित था। दूसरे शब्दों में कहें तो वह दूसरी लड़कियों के प्रति अंतर्मुखी स्वभाव का था। फिलहाल, हालांकि वह अपनी यादों के प्रभाव के कारण कुछ हद तक सिस्कॉन था, लेकिन यह प्रभाव पहले जितना मजबूत नहीं था। मयंक भाटिया को गंभीरता से एहसास हुआ कि अगर उसने पहले पुनर्जन्म नहीं लिया होता तो अतीत के मयंक भाटिया को 3 साल की सजा या मौत की सजा सुनाई जाती। और मुझे लगता है कि बड़े भाई मयंक भाटिया का स्वभाव पहले से काफी बदल गया है। आप पहले से भी ज्यादा आकर्षक हो गए हैं, हेमा बैरागी ने आगे कहा। बेशक, मैं हमेशा से ही बहुत आकर्षक रहा हूं। मयंक भाटिया ने अपनी छाती फुलाकर हेमा के सामने एक लंबा और शक्तिशाली रूप धारण किया, जिससे हेमा तुरंत हंस पड़ी। मां, तुमने कहा था कि तुम मुझसे जीवन के बारे में सलाह लेना चाहते हो। क्या बात है? मयंक भाटिया ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो प्रश्न पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। ये हेमा शर्मा गई और कुछ देर तक हिचकिचाई। चलो इस बारे में रात में बात करते हैं। हाँ, यह सुनकर मयंक भाटिया के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। क्या यह जीवन परामर्श वास्तव में रात में ही करना चुना गया था? ऐसा लग रहा था कि हेमा यही रात बिताने वाला है। उस खूबसूरत लड़की की बहन खास तौर पर रात में उससे जीवन संबंधी सलाह लेने के लिए मिलने गई थी। ये आखिर क्या था? क्या हम अब वापस जा रहे हैं? वे दोनों स्टेशन से बाहर निकले और मयंक भाटिया ने हेमा बैरागी से पूछा। चाहे समृद्धि का स्तर हो या नजारा, अंकोरवत खरीदारी के लिए वाकई एक अच्छी जगह थी। हालांकि आज परीक्षा होने के कारण उसने मायरा से जल्दी घर जाने का वादा किया था, इसलिए वो यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। अगर बिग ब्रदर मयंक भाटिया के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो हम वापस जा सकते हैं, हेमा बैरागी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। संयोग से मुझे भी मायरा की याद आ रही है। जी हां, मायरा घर पर ही है। चलो वापस चलते हैं। चूंकि हेमा के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मयंक भाटिया उसे अंकोरवत की गलियों में घुमाते हुए ले गई और चली गई। जैसे ही वे दोनों एक हाई स्कूल के पास से गुजरे, हेमा बैरागी अचानक रुक गई। अपने पीछे कदमों की आहट रुकने की आवाज सुनकर मयंक भाटिया ने हेमा बैरागी की निगाहों का पीछा किया और अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि उनके बगल में चमकीले नीले पत्थर से बनी सीढ़ियों पर एक विशाल एलईडी लाइट थी जो 3 अंग्रेजी शब्दों में बदल गई। UTX। ऊपर देखने पर कम से कम 4 मंजिला ऊंची इमारतें दिखाई दी, जो देखने में बहुत प्रभावशाली लग रही थी। स्कूल के भव्य वातावरण से लगभग मदहोश होकर हेमा बैरागी, जो पहले स्थिर खड़ी थी, ने विस्मयबोध से कहा, वाह, अंकोरवत के सबसे प्रसिद्ध हाई स्कूल UTX से यही उम्मीद थी। हेमा भी इस जगह को जानता है। मयंक भाटिया ने हेमा बैरागी की हैरानी भरी आवाज सुनी और उत्सुकता से पूछा। दरअसल UTX अंकोरवत का सबसे समृद्ध हाई स्कूल था, लेकिन मयंक भाटिया के विचार में DPS वास्तव में इस स्कूल से बहुत अलग नहीं था। जब उन्होंने इस हाई स्कूल में आवेदन किया तो उन्हें पता चला कि 10 साल पहले अंकोरवत में UDX नामक एक बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हुआ करती थी। फिर इस बदलाव के कारण ये UTX हाई स्कूल बन गया, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अच्छे शिक्षण वातावरण और अंकोरवत की भौगोलिक स्थिति के कारण UTX अधिकाधिक छात्रों को आकर्षित करेगा। इस प्रकार ये अंकोरवत में स्थित वर्तमान सबसे बड़े स्कूल UTX के रूप में विकसित हुआ। बेशक मुझे पता है, यही वो जगह है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है। अपने सामने स्थित भव्य हाई स्कूल को देखते हुए हेमा बैरागी ने अपने हाथ जोड़कर गंभीर चेहरे से कहा,
मुझे आशा है कि एक दिन मेरी के.पी.एस इंटरनेशनल अकादमी भी इतनी समृद्ध हो सकेगी और हर साल आवेदन करने वाले लोगों की संख्या हजारों तक पहुंच जाएगी। हमेशा ऊर्जा से भरपूर, जीवंत और कभी-कभी एक लापरवाह मां की तरह दिखने वाली हेमा बैरागी को ये वाक्य गंभीर चेहरे के साथ कहते हुए सुनना आश्चर्यजनक था। हेमा हेमा के आंसू जमीन पर टपकते देख मयंक भाटिया थोड़ा परेशान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो हमेशा हंसमुख दिखने वाली इस आशावादी लड़की को रुला दे। UTX हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। आप सब कैसे हैं? मयंक भाटिया अभी असमंजस में ही थी कि तभी ऊपर से कुछ मधुर आवाजें सुनाई दी। मयंक भाटिया ने ऊपर देखा और UTX हाई स्कूल की बड़ी स्क्रीन पर 3 युवा और खूबसूरत लड़कियां दिखाई दी। उन्होंने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाए। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग यहां काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जब तीनों लोग बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिए तो वे सभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और स्क्रीन के नीचे जमा हो गए। ये तीनों लोग कौन हैं? अपने बगल से आई उस आवाज को सुनकर मयंक भाटिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सरगम की ओर देखा, जिसकी आंखों में लालसा भरी थी, और खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, सरगम, क्या तुम उन्हें जानते हो? जी हां, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मयंक गेगे, मेरे पीछे आओ। हेमा बैरागी ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर मयंक भाटिया के साथ सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। क्योंकि मयंक भाटिया लंबा था, इसलिए वह चलते हुए भी हेमा के साथ कदम मिलाकर चल सकता था। कुछ ही देर में दोनों UTX हाई स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। इसी दौरान हेमा प्रवेश द्वार पर मौजूद एक कर्मचारी के सामने आया और उसे एक पत्रक जैसा ब्रोशर मिला। फिर हेमा बैरागी ने ब्रोशर लेकर पीछे मुड़ा और उसे मयंक भाटिया को सौंप दिया। मयंक भाटिया मुस्कुराई और बोली, मयंक भाटिया, इस ब्रोशर में ग्रुप्स के बारे में जानकारी है। मयंक भाटिया ने ब्रोशर लिया और उसके पन्ने पलटने लगी। ब्रोशर की शुरुआत किसी सेल्स ऑफिस की तरह थी। इसमें UTX का परिचय, स्कूल की उत्पत्ति, स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं और प्रसिद्ध शिक्षकों के बारे में बताया गया था। संक्षेप में कहे तो ये एक तरह से व्यवसाय द्वारा अपनी बड़ाई करने और स्कूल के विभिन्न लाभों को गिनाने जैसा था। हालांकि इस पुस्तिका का उद्देश्य शायद उन लोगों को UTX के बारे में जानकारी देना था जो इसके बारे में नहीं जानते थे। स्वाभाविक रूप से स्कूल अधिक से अधिक छात्रों को अपने यहां दाखिला दिलाना चाहता था, इसलिए इस तरह का परिचय देना उचित ही था। परिचय हो जाने के बाद अगला कदम उनके सिर के ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन पर 3 खूबसूरत लड़कियों के नाम प्रकट करना था। उठना, एक कैंपस आइडल ग्रुप। जी हां, भाई मयंक भाटिया, ये स्कूल में बने आइडल हैं। आपको क्या लगता है, क्या वे खास तौर पर सुंदर दिखते हैं? हेमा बैरागी ने प्रशंसा के साथ पूछा। सिर्फ उसके स्टेज के पहनावे को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बहुत फैशनेबल है। उसे बहुत लोकप्रिय होना चाहिए, है ना? मयंक भाटिया ने हेमा की ओर देखा और पूछा। वैसे देखा जाए तो स्कूल के आदर्शों के दृष्टिकोण से जब तक वे सुंदर थी, उनका शरीर सुडौल था और वे अच्छा गाती थी, बस इतना ही काफी था। तो अगर जस्मिन ने DPS में एक आइडल क्लब बनाया तो क्या उसे स्कूल आइडल नहीं कहा जाएगा? बेशक, वे तीनों UTX के नंबर 1 आइडल है। लव लाइफ के पहले सीजन की शीर्ष स्कूल आइडल है, हेमा बैरागी ने उत्साह से कहा। प्यार, लाइफ का नंबर 1 आइडल। मयंक भाटिया ने ऊपर देखा और उसी समय बड़ी स्क्रीन के किनारे लगे साउंड सिस्टम से एक जोरदार और मनमोहक जैज संगीत की धुन सुनाई दी। बड़े पर्दे पर आइडल ग्रुप अराइज स्टेज पर दिखाई दिया। तेज रफ्तार और उमंग भरे संगीत के बीच वे तीनों मंच पर संगीत की धुन पर नाचने लगे। कर सकना, मैं, करना, मैं, लेना, इसे, बेबी। कर सकना, मैं, करना, मैं, बनाना, इसे, बेबी। कर सकना, मैं, करना,
मैं, लेना, इसे, बेबी, कर सकना, मैं, करना, मैं, बनाना, इसे, बेबी। क्या इससे काम हो जाएगा? ये प्रयास जारी नहीं रहा। असल में उन्हें भीड़ से नफरत है। अकेलेपन के दर्द को केवल वही लोग जान सकते हैं जो इसे समझते हैं। ये धुन, जैज संगीत की जोशीली लय ने मयंक भाटिया के दिल को संगीत के साथ धड़कने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने वह गीत सुना, उसे बिलिबिली पर शुद्ध भूमि के प्रभुत्व का भय याद आ गया। ये धुन जहरीली है। मंच पर अराइज के तीनों सदस्यों का नृत्य जैज शैली की ओर झुका हुआ था। ये एक प्रकार का तीव्र और गतिशील लयबद्ध नृत्य था। ये शास्त्रीय बैले या आधुनिक नृत्य के विपरीत, जो अंतर्मुखी होते हैं, एक प्रकार का उत्साहपूर्ण नृत्य था। यह साहसी और स्वतंत्र प्रतीत होता था, लेकिन उस स्वतंत्रता में भी एक प्रकार का नियम निहित था। इस प्रकार का नृत्य आधुनिक काल में सबसे लोकप्रिय नृत्य था। यह सुंदर और आकर्षक था। तेज रफ्तार वाले संगीत के साथ ये दोनों चीजें बिल्कुल मेल खाती थी। कर सकना, मैं, करना, मैं, लेना, इसे, बेबी, कर सकना, मैं, करना, मैं, बनाना, इसे, बेबी, कर सकना, मैं, करना, मैं, लेना, इसे, बेबी, कर सकना, मैं, करना, मैं, बनाना, इसे, बेबी। उस कमरे में 3 दिनों तक संगीत की गूंज सुनाई देती रही। वो सुरीली धुन उसके मन में गूंज रही थी। गाना खत्म होने पर उसे आगे सुनने की इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो गई। इस समय मयंक भाटिया मंच पर मौजूद तीनों लोगों द्वारा एक और गाना गाने की भी उम्मीद कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें प्रथम अकादमी के आदर्श कहा जाता है। रहने का पहला स्थान वास्तव में बहुत सक्षम है। उन तीनों के गायन और नृत्य को सुनने के बाद मयंक भाटिया भी अपने दिल की गहराई से आह भरे बिना नहीं रह सका। अगर कोई सिर्फ असुना की तरह गाए तो कलात्मक रचना करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर कोई एक ही समय में नृत्य और गायन करे तो ये कठिनाई और भी बढ़ जाएगी। कर सकना, मैं, करना, मैं, बनाना, ये लो, बेबी। शुरू से अंत तक हेमा बैरागी खुद को गाने के साथ गुनगुनाने से रोक नहीं पाई। मयंक भाटिया मुस्कुराई और बोली, हेमा, मैंने सुना है कि तुम अच्छा गाती हो। चूंकि तुम्हें आइडल पसंद है तो तुम अकादमी में आइडल क्यों नहीं बन जाती? भाई मयंक भाटिया, क्या मैं वाकई अकादमी में आइडल बनने के लिए उपयुक्त हूं? मयंक भाटिया द्वारा अकादमी की आइडल का जिक्र करते ही हेमा बैरागी खुद को रोक नहीं पाई और मयंक भाटिया के करीब जाकर उत्साह से भरे अपने सफेद चेहरे के साथ उससे पूछा। लड़की की छाती एक बार फिर एक मजबूत छाती से दब गई। मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि हेमा अकादमी में आइडल बनने को लेकर इतनी उत्साहित होगी। अचानक उसके पास आई हेमा बैरागी को देखकर वह चौंक गया। फिर आश्चर्य से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मेरी राय में तो ये ठीक है। दरअसल मयंक भाटिया को भी ये जानकर हैरानी हुई कि हेमा की गायकी जस्मिन से कमतर नहीं थी। अच्छा गाना हो तो आइडल बनना नामुमकिन नहीं था। धन्यवाद भाई मयंक भाटिया। हेमा बैरागी ने उत्साह से मुस्कुराते हुए फिर बड़ी स्क्रीन पर मौजूद तीनों लोगों की ओर देखा और बड़ी चाहत से कहा, सचमुच, मैं उनका गाना कितनी भी बार सुन लूं, मैं उससे कभी नहीं उबूंगी। इस गाने का नाम क्या है? मयंक भाटिया ने पूछा। निजी युद्ध, हेमा बैरागी ने उत्साह से कहा। मयंक भाटिया ने इंटरनेट पर खोज की और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि गाने को पहले ही 10 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और अकेले एकेडमी ग्रुप के प्रशंसकों की संख्या लाखों में है। मात्र 126 मिलियन की आबादी वाले देश में ऐसा परिणाम कम नहीं माना जा सकता। लेकिन हेमा, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है? फोन नीचे रखते हुए मयंक भाटिया ने उत्सुकता से हेमा बैरागी की ओर देखा। हालांकि वह इस दुनिया में ज्यादा समय से नहीं है,
लेकिन अंकोरवत में कई बार आने के बावजूद उसने यूटीएक्स के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हेमा बैरागी को इस बारे में उससे कहीं ज्यादा जानकारी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हेमा भी एक ग्रुपी हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत समय पहले यूटीएक्स हाई स्कूल का मैच देखने के लिए अंकोरवत आया था। हेमा बैरागी ने शरारती अंदाज में अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, दरअसल गेगे, मैं आपसे जीवन के बारे में सलाह लेने आई हूं और ये इस मामले से भी संबंधित है। मयंक भाटिया थोड़ी हैरान हुई और फिर उसने पूछा, तुम भी एकेडमी आइडल बनना चाहती हो? मयंक भाटिया के ये वाक्य कहने के बाद इस बार हेमा की बारी थी मयंक भाटिया की ओर देखने की और आश्चर्य से पूछा, आह मयंक गेगे, आपको कैसे पता? अभी अभी आपके जवाब और आपके चेहरे के भावों से मैं ये समझ सकता हूं। मयंक भाटिया ने लड़की के उत्साहित चेहरे की ओर इशारा करते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे याद आया कि उसने अकादमी की आदर्श सरगम का जिक्र कैसे किया था। लेकिन जब उसने यूटीएक्स को देखकर हेमा बैरागी के उदास चेहरे के बारे में सोचा तो मयंक भाटिया ने बस इतना पूछा, तो हेमा, क्या आपको कोई कठिनाई हुई? मयंक गेगे, कहने का तात्पर्य यह है कि अब जब आपकी केपीएस अकादमी बंद होने वाली है तो आने वाले वर्ष में कोई छात्र नहीं होंगे, इसलिए आप अकादमी की आइडल बनना चाहती हैं। ठीक उसी तरह जैसे आपकी पसंदीदा अराइस आइडल है। अकादमी की आइडल के रूप में पहचान मिलने से केपीएस अकादमी की लोकप्रियता फिर से बढ़ेगी, जिससे हर साल आवेदन करने वाले छात्र अकादमी के अपेक्षित स्तर तक पहुंच सकेंगे, है ना? अंकोरवत से घर लौटने के बाद मयंक भाटिया बैठक कक्ष में सोफे पर बैठ गया और अपने सामने बैठी हेमा बैरागी से कुछ सवाल पूछे। छात्रों की कमी के कारण शास्त्री अकादमी को बंद किए जाने की कगार पर पहुंचने के कारणों को अतीत से स्पष्ट करना आवश्यक था। दरअसल हेमा बैरागी का स्कूल एक पारंपरिक लड़कियों का हाई स्कूल था, यानी एक ऐसा हाई स्कूल जिसमें केवल लड़कियां ही पढ़ती थी। मूल रूप से केवल लड़कियों के स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या बहुत कम होती थी। इसके अलावा पूरा स्कूल पारंपरिक शैली की ओर झुका हुआ था और लोकप्रियता हासिल करने वाला एकमात्र स्थान स्कूल का उद्गम स्थल था। लेकिन लड़कियों की मौजूदा मानसिकता को देखते हुए स्कूल की उत्पत्ति और लड़कियों के बारे में पारंपरिक अवधारणा ऐसी चीज है जिसे शायद कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए लोकप्रियता हासिल करने के मामले में केपीएस अकादमी आधुनिक युग में स्थापित आधुनिक और फैशनेबल यूटेक्स से काफी पीछे थी। इसके अलावा स्कूल में 3 मिलियन प्रशंसक थे जिन्होंने लव पुरस्कार जीता। अराइज नंबर 1 लाइव आइडल के दीवाने छात्रों के लिए, भले ही वे सिर्फ देख सके, अपने पसंदीदा आइडल के साथ एक ही स्कूल में होने का मौका मिलना बेहद रोमांचक होता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि घर के लिविंग रूम में केवल मयंक भाटिया और हेमा ही क्यों मौजूद थे, दरअसल मायरा उनका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आई क्योंकि वो शियाओकियान की तरह ही एक जीवंत लड़की का किरदार निभाना चाहती थी। इसीलिए उसने कहा कि हेमा ने उसे अंदर नहीं आने दिया क्योंकि वो पोर्न नहीं देखना चाहती थी। खांसी खांसी हेमा को अभी भी इसके बारे में पता नहीं था। तो क्या उसे हेमा को मनाना चाहिए? भूल जाओ, दोनों लड़कियों को मजे करने दो। जी हां, मैं स्कूल की आइडल बनना चाहती हूं और हमारी केपीएस अकादमी को बचाना चाहती हूं, ताकि जब हम तीसरी कक्षा में पहुंचे तो स्कूल में नए जूनियर छात्र शामिल हों। हेमा बैरागी ने सीना फुलाकर आत्मविश्वास से कहा, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अभी तुमने जो गाया है उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम स्कूल के आइडल बन सकते हो। मयंक भाटिया ने पूछा। यह सुनकर हेमा बैरागी ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें नम हो गई और उसने चिंता से आह भरी। लेकिन छात्र अध्यक्ष ने हमें आइडल क्लब बनाने की अनुमति नहीं दी। वे हम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, बल्कि सोचते हैं कि हम जल्दबाजी में कदम उठा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें अगले 2 वर्षों में जूनियर के बिना छात्रों की तरह ही काम करना चाहिए। छात्रों को क्या करना चाहिए? मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्या ये पढ़ाई कर रहा है?
चाहे मैं कितनी भी मेहनत से पढ़ाई करूं, मैं किसी छात्र को स्कूल की ओर आकर्षित नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो छात्र सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई करता है वो किसी लोकप्रिय आइडल जितना लोकप्रिय नहीं होता। तो क्या आपको अब भी पता है कि आपकी पढ़ाई खराब है? म्यू इस टू होएनो को टको। वो जानता था कि अतीत में सरगम की विद्या उसके समान ही थी, जब उसके पास ज्ञान के बदले प्रतिभा का आदान प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। मायरा की बात करें तो वो तो स्कूल भी नहीं गई और उसने केवल प्राथमिक विद्यालय तक ही पढ़ाई की थी। पढ़ाई करना तो दूर की बात है। वैसे आत्मा का पुनर्जन्म होना वाकई डरावना होता है। मुझमें और मेरी दोनों बहनों में क्या खराबी है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सभी में उस व्यक्ति का वंश है जो स्कूल में केवल खाकर मौत का इंतजार करता है और कभी भी शीर्ष छात्र नहीं बन पाता? ये सही नहीं है। मेरा उनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है। क्या उन्होंने मुझे संक्रमित किया? लेकिन फिर भी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्कूल को दोबारा लोकप्रिय बनाने के लिए अगर आप आइडल बन जाते हैं तो सफल होने की संभावना वाकई बहुत कम है। हेमा बैरागी के शब्दों को याद करते हुए मयंक भाटिया ने जवाब दिया। जैसा कि उम्मीद थी, मयंक गेगे भी यही सोचते हैं। हेमा बैरागी की आंखें चमक उठीं, लेकिन जल्दी पहले की तरह फीकी पड़ गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन कावेरी, चंचल और मैंने अभी अभी पोशाकें तैयार करना समाप्त किया है। हमने अभी तक गाने भी तैयार नहीं किए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एक आइडल बनने के लिए केवल कड़ी मेहनत, गाने और नृत्य की ही कमी है। आपने भले ही इसे चतुराई से कहा हो, लेकिन क्या ये बिना किसी बात के सिर्फ एक आदर्श बनने की चाहत नहीं है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि छात्र परिषद के अध्यक्ष ने आपको अस्वीकार कर दिया। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि छात्र परिषद का अध्यक्ष एक घिनौना खलनायक है जो उन्हें आदर्श बनने से रोक रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने जो कहा वो तर्कसंगत था। आखिरकार छात्र परिषद के अध्यक्ष ने तो पढ़ाई लिखाई की वकालत की थी। स्वाभाविक रूप से वो हेमा बैरागी को, जिसने कुछ भी तैयारी नहीं की थी और जिसकी लगभग कोई उम्मीद नहीं थी, एक आइडल बनने और उसकी पढ़ाई में बाधा डालने नहीं देंगे, है ना? तो आज मैं मुख्य रूप से मायरा से मिलने आई हूं और मैं मयंक गेगे से भी पूछना चाहती हूं, जिन्होंने हमेशा एक वयस्क की तरह मायरा का ख्याल रखा है, कि क्या हमारी आइडल सोसाइटी को जारी रखना चाहिए? इतने दबाव का सामना करते हुए मयंक गेगे क्या करेंगी? बिल्कुल, मूर्ति पूजा जारी रखो, मयंक भाटिया ने बिना किसी झिझक के कहा। हालांकि वह छात्र परिषद अध्यक्ष के फैसले को सही मानता था, लेकिन मयंक भाटिया को यह भी लगता था कि हेमा का फैसला गलत नहीं था। दरअसल दोनों ही गलत नहीं थे। फर्क सिर्फ चमत्कारों और सपनों के बारे में उनके नजरिए में था। लेकिन चाहे कोई भी हो, हर कोई मुझसे कहता है कि आइडल बनना इतना आसान नहीं है। बेशक, अगर आइडल बनना इतना आसान होता तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया भर में हर जगह आइडल मौजूद होते? मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मयंक गेगे ने ऐसा क्यों कहा कि तुम अब भी चाहती हो कि मैं स्कूल में एक आइडल बनूं? हेमा बैरागी ने संदेहपूर्वक पूछा। आइडल बनना वाकई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मयंक भाटिया आगे बढ़ी, हेमा के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोली, अब जिस स्कूल से तुम्हें प्यार है वो परित्याग के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है और ये घोषणा की गई है कि वो अगले साल छात्रों को प्रवेश नहीं देगा। चूंकि हालात बेहद खराब हो चुके हैं, तो क्यों न एक बार कोशिश करके देखें। स्वर्गिक साम्राज्य में एक कहावत है, हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। हेमा के अभी के गायन से मुझे विश्वास है कि जब तक हेमा मेहनत करती रहेगी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब स्कूल अपनी लोकप्रियता फिर से हासिल कर लेगा। लेकिन क्या सचमुच कोई चमत्कार होगा? बहुत से लोगों को नहीं लगता कि हम लोकप्रिय आइडल बन सकते हैं। हेमा ने अविश्वास से बुदबुदाया। मुझे नहीं पता कि कोई चमत्कार होगा या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि सपनों के बिना चमत्कार नहीं होता। जब तक आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे, चमत्कार हो सकता है। और हां,
हेमा एक आइडल बनने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मयंक भाटिया ने हेमा बैरागी को लिविंग रूम में फर्श पर लगे दर्पण के पास खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, कितनी प्यारी लड़की है। अगर वो हर दिन कड़ी मेहनत करे और एक आइडल बनने की दिशा में कदम बढ़ाए तो वो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रशंसकों को आकर्षित करेगी, है ना? इस पर मयंक भाटिया ने मुड़कर हेमा बैरागी के कंधों पर हाथ रखा और गंभीर चेहरे से कहा, और भले ही दूसरे आपसे सहमत ना हों, लेकिन उसके भाई के रूप में मैं हमेशा हेमा से सहमत रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हेमा ऐसी लड़की नहीं है जो वास्तविकता से हार मान ले। मयंक भाटिया के दृष्टिकोण से वर्तमान हेमा में लगातार असफलताओं के बावजूद अकादमी में एक आइडल बनने का साहस नहीं था। अगर ऐसा होता तो वह उसे प्रोत्साहित करता और उसे उसकी पिछली ऊर्जावान अवस्था में लौटने देता। इसके अलावा उसके पास सिस्टम था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह न कर सके। मयंक भाटिया के गंभीर चेहरे को देखकर हेमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने आंखों में आंसू लिए अपना सिर नीचे कर लिया। भाई मयंक भाटिया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। कावेरी और चंचल मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर है, तो क्या 3 खूबसूरत लड़कियां एक बेहतरीन टीम नहीं बनाएंगी? इसके बजाय मयंक भाटिया मुस्कुराई और बोली, अराइज में लोगों की संख्या की तरह मेरी कही बात को मत भूलना। सपनों के बिना चमत्कार नहीं होता। जब तक आप अपने सपनों का पीछा करते रहेंगे, चमत्कार हो सकता है। हेमा बैरागी थोड़ी हैरान रह गई और उसे मयंक भाटिया की कही बात याद आ गई और वो बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। हेमा, जिसने हमेशा अराइज जैसे आइडल क्लब बनने का सपना देखा था, को हर तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा था और वह अपने दिल में इस बात को लेकर दुविधा में थी कि उसे हार मान लेनी चाहिए या नहीं। हालांकि मयंक भाटिया के प्रोत्साहन से उसकी आंखों में धीरे धीरे खुशी की झलक फिर से दिखाई देने लगी। जी हां, अगर आपके पास कोई सपना नहीं है और आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। इन सब बातों पर विचार करने के बाद हेमा बैरागी का हृदय आनंद से भर गया। भाई मयंक, मुझे आपकी बनाई हुई चाय नहीं पीनी है, मुझे जूस पीना है। मयंक भाटिया के समझाने पर हेमा बैरागी ने एक बार फिर अपनी पुरानी ऊर्जा प्राप्त कर ली। उसने मयंक भाटिया द्वारा बनाई गई हरी चाय को मेज पर धकेल दिया और घृणा भरे भाव से कहा, जूस? क्या तुम्हारे पास खुद नहीं है? सोफे पर बैठी हेमा बैरागी पर नजर डालते हुए मयंक भाटिया ने मन ही मन सोचा। फिर एक तरफ रखी अपनी हरी चाय को देखकर वो थोड़ा अवाक रह गया। हेमा के लिए उसने जो हरी चाय खास तौर पर बनाई थी, वो उसे पसंद नहीं आई। जूस पीने से मोटापा आसानी से बढ़ता है। आइडल बनने का पहला कदम है अपने वजन को नियंत्रित करना। क्या आप आइडल नहीं बनना चाहते? मयंक भाटिया ने मेज पर रखी हरी चाय की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके अलावा हमारे घर में जूस नहीं है, केवल गेहूं की चाय और हरी चाय है। क्या आप इसे पीना चाहेंगे? अच्छा, तो मैं हरी चाय पी लूंगी। भाई मयंक भाटिया तो सच में बहुत कंजूस है। आपके घर आना आसान नहीं है, फिर भी आपने मुझे जूस नहीं दिलाया। हेमा बैरागी ने मुंह बनाया और शिकायत की। उसने मयंक भाटिया द्वारा बनाई गई हरी चाय उठाई, अपनी कोमल नाक से उसे सूंघा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। कितनी खुशबूदार चाय है! आश्चर्य से भरी एक आवाज के साथ हेमा बैरागी ने अपना मुंह खोला और एक घूंट ली। परिचित मधुर सुगंध ने अचानक उसे तरोताजा कर दिया। वो खुद को रोक नहीं पाई और बोली, वाह, ये हरी चाय इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है? इसमें चाय की कड़वाहट तो है ही नहीं, बल्कि ये मधुरता से भरपूर है। क्या अब भी आपको ये पसंद है? मयंक भाटिया के चेहरे पर सौम्य भाव थे। वह चायदानी लेकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये जूस बहुत मीठा है, इसमें कई तरह की मिलावटें हैं। ये हरी चाय से कहीं ज्यादा खराब है। अगर चाय भाई मयंक की चाय जितनी स्वादिष्ट है तो मैं जूस नहीं पीऊंगा। हेमा बैरागी ने सारी चाय एक ही सांस में पी ली, फिर खाली चाय के कप के साथ मयंक भाटिया की ओर देखा और पूछा, भाई मयंक भाटिया, क्या और चाय है? यहां एक बर्तन है,
मयंक भाटिया ने हेमा बैरागी के लिए एक और कप चाय डाली। हेमा बैरागी को एक ही घूंट में चाय पीते देख मयंक भाटिया ने विनम्रता से कहा, हेमा, चाय धीरे धीरे पीनी चाहिए। बेशक मुझे पता। हेमा बैरागी ने इसे ऐसे गटकते हुए कहा जैसे वो फलों का रस पी रही हो। इससे मयंक भाटिया को शक हुआ कि अगर वो अब हेमा को छोड़कर चला गया तो क्या वह पानी की बोतल लेकर सीधे मुंह से पी लेगी। दरअसल उनके द्वारा इतनी अच्छी चाय बनाने का कारण यह था कि उनके पाक कौशल में वृद्धि ने चाय बनाने के तरीके जैसी कई चीजों को प्रभावित किया था। चाय बनाने की बात करें तो चाय बनाने की कला का आविष्कार चीन में हुआ था। यह चीन में चाय संस्कृति के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने चाय के सेट, चाय समारोह, चाय कला और चाय संस्कृति के विकास को जन्म दिया। चाय बनाने के लिए चाय के सेट, इस्तेमाल किए गए पानी, पानी के तापमान, वातावरण, मन की स्थिति और यहां तक कि पहने हुए कपड़ों पर भी ध्यान देना पड़ता था। चाय बनाने से पहले लोग चाय की पत्तियों को अपने मुंह में डालकर चबाते थे। चाय बनने के बाद चाय पीने का चलन वास्तव में लोकप्रिय हो गया और ये चीन के लोगों और दुनिया भर के चाय प्रेमियों का पसंदीदा पेय बन गया। चाय के बारे में एक मशहूर कहावत थी, एक ही बर्तन से मशहूर होना सिर्फ चाय की वजह से होता है और मेहमान चाय की खुशबू से सराबोर हो जाते हैं। बेशक मयंक भाटिया पेशेवर पहनावे और ऐसी ही अन्य चीजों पर इतना ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने अपनी पाक कला का उपयोग करते हुए पानी की मात्रा, चाय की पत्तियों की माप और चाय के तापमान को बिल्कुल सही स्तर पर नियंत्रित किया। उदाहरण के लिए हरी चाय और पानी का अनुपात 1:50 के बिल्कुल सटीक स्तर पर था। केवल इसी तरीके से चाय के मधुर स्वाद को अधिकतम किया जा सकता है। हालांकि मयंक का तरीका चाय बनाने का सिर्फ एक शुरुआती तरीका था। वास्तव में अच्छी चाय बनाने के लिए अच्छी चाय की पत्तियां और पानी का अच्छा स्रोत आवश्यक था। अच्छी चाय की तो बात ही छोड़िए, मयंक भाटिया इतना आलसी था कि उसने हिमालय पर्वत के प्राकृतिक खनिज जल, पूर्वांचल बाली प्राकृतिक खनिज जल और विंध्य प्राकृतिक खनिज जल की तलाश भी नहीं की। घर पर बनाई जाने वाली चाय आमतौर पर नल के पानी से उबाली जाती थी। अगर परिस्थितियां अनुकूल हो तो नल के पानी को लगभग 20 घंटे तक रखा जा सकता था। सौभाग्य से वो हर दिन चाय बनाता था, इसलिए वह पानी को 20 घंटे के लिए छोड़ देता था ताकि उसमें मौजूद कीटाणुनाशक की गंध उड़ जाए। फिर उसे चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करता था। इसलिए अब एक ऐसी हरी चाय थी जिसे हेमा कभी नहीं भूल सकता था। संक्षेप में कहें तो एक बर्तन में चाय बनाना किसी व्यंजन बनाने के समान था, भले ही उसके पास लेवल 4 की पाक कला कौशल हो। फिर भी यह बहुत समय लेने वाला और श्रमसाध्य काम था। लेकिन जब वो कुछ ऐसा बना लेता था जो लोगों को पसंद आता था, तो उसे अपने दिल में अपार संतुष्टि का एहसास होता था, मानो उसने किसी खेल की कालकोठरी पर विजय प्राप्त कर ली हो। एक ही सांस में कुछ कप पीने के बाद हेमा बैरागी ने संतुष्टि से डकार ली। फिर उसने मयंक भाटिया की ओर देखा और आखिरकार उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पूछा, अजीब बात है भाई मयंक भाटिया, मायरा कहाँ गया? अभी भी ऊपर ही हूं। मयंक भाटिया ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए सच कहा। तो मैं अब उसे ढूंढने जाता हूं। हेमा ने कप को मेज पर रखा, खड़ी हुई और खुशी से बोली, मायरा बहन ने मुझे बहुत दिनों से नहीं देखा है। इस बार मुझे देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई होगी, है ना? इंतजार। हेमा को ऊपर जाते देख मयंक भाटिया झट से उसके पास गई और उसे पकड़ लिया। क्या कोई समस्या है भाई मयंक भाटिया? हेमा ने पीछे मुड़कर आश्चर्य से पूछा। मायरा के आदेश को याद करते हुए मयंक भाटिया ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बात बस इतनी है कि अब आप ऊपर जाइए, मायरा दरवाजा नहीं खोलेगी। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपनी बहन से मिलना भी नहीं चाहती? क्या वो इतनी ज्यादा ऑटिस्टिक हो गई है? हेमा ने हैरानी भरे भाव से कहा, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मायरा भविष्य में एक ऐसी बच्ची बन जाएगी जिसे कुछ भी पता नहीं होगा?
वह जीवन भर एक बच्ची के स्तर पर ही रहेगी और उसे जीवन भर किसी की देखभाल की जरूरत होगी। बिल्कुल नहीं। शावू अब बहुत समझदार हो गया है। मयंक भाटिया अवाक रह गया। वो बस अपने कमरे में वापस गया और अपनी नोटबुक लेकर बैठक में आया। उसने उसे मेज पर रखा और हेमा बैरागी की ओर देखकर कहा, हेमा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मायरा एक कलाकार है ना? हाँ, मायरा को बचपन से ही चित्र बनाना पसंद है। सरगम ने सिर हिलाया और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस समय अपने कमरे में चित्र बना रही हो? हाँ, और ये एक मांगा है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के सीधे वीडियो खोला और मायरा से जुड़ गया। जी हाँ, सिस्टर हेमा, मैंने सुना है कि आप बहुत समय पहले मेरे घर आई थी। वीडियो में मायरा अभी भी हेरोमे सेंसेई की तरह दिख रही थी। उसने कार्टून वाला मास्क पहना हुआ था और हेमा बैरागी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। क्या यह मायरा है? हेमा बैरागी ने मायरा की ओर इशारा करते हुए हैरानी जताई, जिसने वॉइस चेंजर का इस्तेमाल किया और थोड़ी तीखी आवाज निकाली। हाँ, ये मायरा है। देखो, उसके पीछे वाला कमरा उसका कमरा है। तुम्हें पहले वहां होना चाहिए था, है ना? मयंक भाटिया ने कहा। वैसे उसे यह भी पता था कि हेमा पहले भी मायरा के कमरे में जा चुकी थी, इसलिए वो मायरा के कमरे से उससे ज्यादा परिचित होनी चाहिए। हाँ, पिछली बार से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हेमा बैरागी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सचमुच मेरी मायरा बहन है। कंप्यूटर के दूसरी तरफ मायरा की मौजूदगी की पुष्टि करने के बाद हेमा बैरागी ने उलझन में मायरा से पूछा, अजीब बात है, सिस्टर मायरा, आप बाहर क्यों नहीं आती या मुझे अंदर क्यों नहीं आने देती? हेमा बहन, दरअसल मैं आजकल एक बहुत ही जीवंत और ऊर्जावान लड़की का चित्र बना रही हूं। मुझे लगता है हेमा बहन इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। पता नहीं हेमा बहन मान जाएंगी या नहीं। मायरा ने आंखें सिकोड़कर हंसते हुए कहा। मुझे अब मायरा की निगाहें इतनी डरावनी क्यों लग रही हैं और वो बेवकूफों की तरह क्यों हंस रही है? यह आवाज सुनकर हेमा बैरागी ने झट से अपना कॉलर पकड़ा, जो बिल्कुल भी उलझा हुआ नहीं था, और मयंक भाटिया से चिल्लाकर कहा, मास्क पहनने के बाद धुंध कुछ इस तरह दिखती है। मयंक भाटिया ने कड़वी मुस्कान दी। मास्क पहने मायरा ने हेरोमे सेंसेई के कॉमिक कलाकार गुण को अनलॉक कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पहले की तरह संयमित नहीं थी, और इन विशेषताओं के बावजूद जस्मिन भी मायरा से हार गई थी। इस तरह के धुंधलेपन को देखकर मयंक भाटिया को यह भी शक हुआ कि उसकी प्यारी बहन को अपनी यौन अभिविन्यास को लेकर कोई समस्या है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगी। मैं आपका भाई हूं, जो आपकी देखभाल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया ने कहा, मायरा का मतलब है कि जब तक आप उसकी कॉमिक मॉडल हैं, तब तक आप उसके कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। बेशक मैं कर सकता हूं। हेमा ने मुट्ठी भींचकर आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो भाई, इस बार मैं मायरा को कमरे से बहादुरी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दूंगी। यह सुनकर मयंक भाटिया ने बेबसी से अपना सिर ढक लिया। उन्होंने हेमा बैरागी और मायरा को वीडियो कॉल के माध्यम से खुशी खुशी बातचीत करते देखा। मायरा की हेमा को नग्न देखने की योजना के अनुसार मयंक भाटिया को लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। हेमा, मुझे दोष मत देना। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम टिके रह सकते हो और मायरा से पराजित नहीं हो सकते। जाने का एक और कारण था, और वो ये था कि हेमा मायरा के साथ यही रुकी हुई थी और उसे रात का खाना बनाना था। संयोगवश उनके घर में कुछ सामग्री कम थी, इसलिए मयंक भाटिया ने कुछ सामग्री खरीदने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। हेमा, तुम कौन कौन से स्नैक्स खाना चाहते हो? अपने कमरे में लौटने के बाद उसने कैजुअल कपड़े पहने और हेमा से पूछा, जो सोफे पर बैठी चाय पीते हुए मायरा से बातें कर रही थी। क्योंकि मायरा का सारा नाश्ता खत्म हो गया था, इसलिए उसने उन दोनों के लिए रात में खाने के लिए कुछ नाश्ता खरीदा। अनानास के बंस। हेमा बैरागी ने बिना सिर घुमाए कहा, खाने के मामले में आपने इतना सीधा जवाब क्यों दिया? मयंक भाटिया अवाक रह गया।
वो हेमा से केवल इतना ही कह सका, तो एक पल रुकिए, आप घर पर मायरा से बात कर सकती हैं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई, आपका स्वागत है। मायरा की खासियत पूरी तरह से आपकी ही देन है। हेमा को अर्थपूर्ण नजर से देखने के बाद मयंक भाटिया ने दरवाजा बंद किया और घर से निकल गया। जब वह सुपरमार्केट पहुंचा तो वह स्नैक्स बेचने वाली अलमारियों की ओर गया और कुछ स्नैक्स, अनानास के बंस और हेमा का पसंदीदा जूस उठाया और उन सभी को एक बैग में डाल दिया। स्नैक्स के बैग को देखकर मयंक भाटिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि मायरा बहुत कम खाता था, लेकिन हेमा जिस तरह से चाय पीती थी, उससे लगता था कि वह थोड़ी खाने की शौकीन है, इसलिए उसे और चाय खरीदनी पड़ी। वो सुपरमार्केट के मांस के स्टॉल पर गया। दरअसल मयंक ने अपने सबसे बेहतरीन व्यंजन, जैसे कि हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस और सुनहरा तला हुआ चावल पकाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने स्टेक को और अधिक पौष्टिक बनाने की योजना बनाई। क्योंकि लिली जेम्स को स्टेक बनाना नहीं आता था, इसलिए वो स्टेक बनाना सीखेगा। अगली बार जब वह उसके लिए स्टेक बनाने आएगी तो वो उसे सिखाएगा। इससे उसे उस बेहद कच्चे स्टेक को खाने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। एक अच्छा स्टेक बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से सामग्री अच्छी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, स्टेक का मांस अच्छी गुणवत्ता वाला रेड मीट होना चाहिए। जापान में प्रसिद्ध रेड मीट स्वाभाविक रूप से कोबे रेड मीट था। कोबे रेड मीट की बात करें तो कई बातों पर ध्यान देना जरूरी था। उदाहरण के लिए रेड मीट की रेटिंग। दरअसल कोबे में उत्पादित सभी रेड मीट को कोबे रेड मीट नहीं कहा जा सकता। असली कोबे रेड मीट के लिए सख्त शर्तें थी। सबसे पहले तो उसका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में होना चाहिए था और उसके वंश में मिश्रित रक्त की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए थी। दूसरे, चुनी गई जानवर कुंवारी होनी चाहिए, अन्यथा दूध की हल्की सी गंध आ जाएगी। इसके अलावा वसा मिश्रण दर, रंग और महीनता के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था। ग्रेड 4 या उससे ऊपर प्राप्त करने पर ही इसे कोबे रेड मीट कहलाने के योग्य माना जाता था। बेशक ग्रेड 5 कोबे रेड मीट बहुत दुर्लभ था। इसे ऑर्डर करना पड़ता था और इसे खरीदने के लिए एक अच्छा माध्यम था। जहां तक ग्रेड 4 कोबे रेड मीट की बात है, वो आसानी से खरीदा जा सकता था। हालांकि कोबे रेड मीट महंगा था, लेकिन मयंक भाटिया को अपनी दोनों बहनों को खाना खिलाने के मामले में कंजूसी करने की जरूरत नहीं थी। भाई, अपने बाईं ओर के कुछ टुकड़े उठा लो। वो स्टॉल के सामने खड़ा होकर ध्यान से चयन करने लगा। इसी समय उसके मन में हात्सुने की आवाज गूंजी। हात्सुने के याद दिलाने पर मयंक भाटिया ने अपना सिर घुमाया और अपनी बाईं ओर रेड मीट के कुछ मोटे टुकड़े देखे। मांस को चॉपिंग बोर्ड पर रखा गया था और उसकी बनावट बेहद कोमल थी। मांस पर बर्फ के टुकड़े समान रूप से बिखरे हुए थे और उनका क्षेत्रफल लगभग लाल मांस के क्षेत्रफल के बराबर था। दोनों आपस में गुंथे हुए थे और बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह का रेड मीट बाजार में हर जगह मिलने वाले रेड मीट से अलग दिखता था। दरअसल स्टेक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला अधिकांश रेड मीट टेंडरलॉइन, पसलिया और रीढ़ की हड्डी होता था। रेड मीट टांग का मांस बहुत मोटा होता था। स्टेक बनाने के लिए यह पहली पसंद नहीं था। ये कुछ टुकड़े रेड मीट टेंडरलॉइन के थे। हात्सुने, क्या ये ग्रेड 5 कोबे रेड मीट है? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से पूछा। नहीं बड़े भाई, आप 5 ग्रेड के रेड मीट को बहुत कम आंक रहे हैं। ये तो सिर्फ 4 ग्रेड है, लेकिन फिर भी ये 4 ग्रेड में सबसे ऊपर है। बड़े भाई, आप अभ्यास के लिए पहले ये टुकड़े खरीद सकते हैं और भविष्य में जब आपको इनकी जरूरत हो तो आप सिस्टम में जाकर इन्हें उच्च श्रेणी के रेड मीट से बदल सकते हैं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। दरअसल सिस्टम में हर तरह की सामग्रियां बिकती थी। हात्सुने के अनुसार उनमें से हर एक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सामग्री थी। हालांकि 500 ग्राम खरीदने के लिए एक फैंटेसी पॉइंट की आवश्यकता थी।
मयंक भाटिया के अभ्यास के स्तर को देखते हुए इस तरह की सामग्री का उपयोग करना बहुत ही व्यर्थ था। मैं समझता हूं। उसने ग्रेड ए 5 कोबे रेड मीट के बराबर गुणवत्ता वाले रेड मीट के इन टुकड़ों को ग्रेड ए 4 की कीमत पर खरीदा। बेशक उसने ये सब नहीं खरीदा। आखिर वह एक बार के खाने में ये सब खत्म तो नहीं कर सकता था। रेड मीट चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, फ्रिज में रखने के बाद उसकी गुणवत्ता काफी कम हो जाती। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इसे खरीदना बेहतर था। हालांकि इससे यह भी साबित होता प्रतीत हुआ कि यह प्रणाली सर्वशक्तिमान थी। फिर भी मयंक भाटिया को थोड़ी जिज्ञासा भी थी। इस प्रणाली में किस प्रकार की सामग्रियां थी जो ग्रेड ए 5 कोबे रेड मीट से भी बेहतर हो सकती थी। हालांकि जब उनके पाक कौशल में सुधार हुआ और उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल किया, तो उन्हें पूरे अंक प्राप्त करने वाला व्यंजन बनाने में सक्षम होना चाहिए। उसे बस ये नहीं पता था कि 100 अंक मिलने से पौराणिक स्वर्गीय विसंगति उत्पन्न हो जाएगी या नहीं। हां, यह बैटल थ्रू द हेवंस में कियारा की कीमियागरी के समान होगा। मुझे कुछ देर के लिए चुनिबियो बनने दो। लिली जेम्स, मैं तुम्हें अपना बनाया हुआ असली स्टेक दिखाऊंगा। दरवाजे पर पहुंचकर भुगतान करने के बाद मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने नाश्ता लिया, रेड मीट और अन्य सामग्री खरीदी और सुपरमार्केट से निकल गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोला। आखिर दोनों प्यारी बहनें घर पर थी। हाल ही में यहां कई अफवाहें फैली हुई थी। आचरण समिति के कई सदस्यों पर हमले हुए थे। दोनों बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दरवाजा बंद करना ही बेहतर था। मैं वापस आ गया हूं। नाश्ता और अन्य सामग्री लेकर वह बैठक कक्ष में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही उसने बैठक कक्ष में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर वो पूरी तरह भयभीत हो गया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसकी रक्त वाहिकाओं के फटने का दृश्य सामने आ गया। इस समय सरगम ने केवल एक सफेद मोटा टॉप पहना हुआ था। उसके दोनों हाथ स्कर्ट के किनारे को पकड़े हुए थे और गुलाबी ब्रा उसके उभरे हुए स्तनों के चारों ओर लिपटी हुई थी। कपड़ों की कमी के कारण त्वचा का एक बड़ा सफेद हिस्सा हवा के संपर्क में था। नीचे लंबे पैर थे जो तराशे हुए जेड की तरह थे। ये इतना सुंदर था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर हेमा बैरागी ने जब मयंक भाटिया को अंदर आते देखा तो वह भी भयभीत सी हो गई। वो इतनी हैरान थी कि वहीं जम गई। वो अपनी पोशाक उठाना भी भूल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पूरे 2 सेकंड की चुप्पी के बाद मयंक भाटिया के दिमाग में तुरंत एक उपाय सूझा। उपन्यास में जब भी इस तरह का दृश्य आता था, पुरुष की ही पिटाई होती थी। लेकिन ये उसका अपना घर था। अगर वो विनम्र भाव दिखाता तो क्या मायरा उसे मजाक नहीं समझता? मायरा के दिल में उसका भाई हमेशा से एक लंबा और सुंदर लड़का था। कुछ देर सोचने के बाद मयंक भाटिया ने अपना काम छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। हेमा डर के मारे चीख पड़ी। फिर एक बिल्ली के बच्चे की तरह उसने डरते हुए अपना सीना ढक लिया। हेमा की हरकतों को देखकर मयंक भाटिया कुछ अवाक रह गया। पहले जब वो उसे गले लगा रही थी तब वो इतनी शर्मीली नहीं लग रही थी। मैंने तो तुम्हारा शरीर देखा भी नहीं था। बीच पर स्विमसूट पहनते समय तो तुम्हें ऐसा ही दिखना चाहिए, है ना? क्या ये जरूरी है? लेकिन फिर भी मयंक की कहानी में वाकई एक दिलचस्प मोड़ था। हेमा की भावनाओं को शांत करने के लिए मयंक भाटिया ने आंखें घुमाते हुए हाथ हिलाया। चिंता मत करो, तुम यहीं अपने कपड़े पहन लो, क्योंकि मुझे किसी बच्ची के शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। ये वाक्य सुनकर मयंक भाटिया की नजरों से छिप रही हेमा पहले तो चौंक गई। फिर उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि मयंक भाटिया उसकी आकृति पर हंस रहा है। अचानक उसने सोफे पर रखा तकिया उठाया और मयंक भाटिया पर फेंक दिया। क्षमा कीजिए भाई, मैंने अभी कुछ ज्यादा ही आवेग में आकर निर्णय ले लिया। कुछ देर बाद मयंक भाटिया के सामने खड़ी होकर
हेमा बैरागी ने अपने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए चेहरे से मयंक भाटिया से कहा, कोई बात नहीं, इस तरह दिखना सामान्य बात है। सौभाग्य से मयंक भाटिया ने अभी अभी तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने किसी कारणवश उड़कर आए कुशन और माउस को पकड़ लिया। वह आगे बढ़ा, चारों कुशन उठाए, उन्हें एक एक करके सोफे पर वापस रखा और उन पर कंप्यूटर माउस रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। तुम किस तरह का खेल खेल रहे थे? वो मायरा थी। मायरा ने कहा कि वो मेरे शरीर को देखना चाहती है ताकि वो अपने मनचाहे किरदार का चित्र बना सके, वरना वो मुझे अपने कमरे में नहीं आने देती। मुझे पता था कि तुमने दरवाजा बंद कर रखा है, इसलिए मैं यहां थी। हेमा बैरागी के दोनों छोटे हाथ आपस में उलझे हुए थे। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और लाल चेहरे के साथ कहा। यह सुनकर मयंक भाटिया का चेहरा लाल हो गया। दरअसल ये घटना मायरा की मदद करने की वजह से हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हेमा को कपड़े उतारते देखने में उसका भी हाथ था। मैं बाथरूम जा रहा हूं। शायद मैंने अभी थोड़ी ज्यादा चाय पी ली है। मयंक भाटिया की निगाहों का सामना करने में हेमा थोड़ी असहज लग रही थी। मयंक भाटिया से माफी मांगने के बाद वह जल्दी से भाग गई। मेज पर खाली चायदानी पकड़े हुए मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गया। उसने अभी अभी चाय बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि खाने की शौकीन हेमा सारी चाय पी जाएगी। जैसे ही मयंक भाटिया एक और कप चाय बनाने के लिए चायदानी उठाने वाली थी, अचानक कंप्यूटर से मायरा की आवाज आई। भाई, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैंने सिस्टर हेमा का शरीर बना लिया है और जब मैं चित्र बनाना पूरा कर लूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ। वीडियो में मायरा के शब्द सुनकर मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। मैं अभी मायरा को हेमा का चित्र बनाते हुए देखना चाहता हूं। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि हेमा की पवित्रता, जिसे उसने अभी अभी बड़ी मुश्किल से छुपाया था, जल्द ही मेरे सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएगी? हंगामे के बाद मायरा में शांति छाई हुई प्रतीत हो रही थी। हेमा बैरागी सोफे पर अकेली बैठी थी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि मयंक भाटिया रसोई में रेड मीट को चॉपिंग बोर्ड पर रख रही है। उसने उत्सुकता से पूछा, भाई, आपने इतना सारा रेड मीट खरीदा है, क्या आप आज रात रेड मीट के बंस बनाने वाले हैं? मुझे तले हुए बंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या हेमा खाना बना सकता है? मयंक भाटिया को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। खाना पकाने की बात करें तो उसके आसपास शायद जस्मिन ही एकमात्र ऐसी थी जिसे खाना बनाना आता था। मायरा को तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, और लिली जेम्स की तो बात ही छोड़िए, उसे खाना बनाना नहीं आता था। फिर भी वह ऐसा दिखावा करती थी जैसे उसे सब आता हो। रोहिणी की बात करें तो हो सकता है कि वह पहले खाना बनाना जानती हो, है ना? लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हेमा का खाना बनाना मयंक भाटिया की कल्पना से परे था। बेशक, मां ने कहा कि मेरे बनाए हुए तले हुए बंस बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हेमा बैरागी ने गर्व से कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा रेड मीट बाद में छोड़ दूंगी। चलो कल साथ में तले हुए बंस बनाते हैं। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। आज तो मैं स्टेक बनाने जा रही हूं। जैसे ही उसने ये कहा, मयंक भाटिया को स्नैक्स के पैकेट फटने की आवाज सुनाई दी। हेमा बैरागी को एक और अनानास बन खोलते देख वह दंग रह गया। हेमा, तुम पहले ही 3 अनानास बंस खा चुके हो। क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? क्या आपको नहीं पता कि अनानास के बन कितने अनमोल होते हैं? क्या वो मूर्खनिया अपने जीवन भर अनानास के बन नहीं खा पाएगी? हेमा, तुमने बहुत खा लिया है। क्या तुम आज रात का खाना खा सकते हो? या फिर आपको मेरे स्टेक पर भरोसा नहीं है और आप अभी अपना पेट भरना चाहते हैं? मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। हालांकि मयंक को अपने खाना पकाने के कौशल पर कुछ भरोसा था, लेकिन हेमा का पेट पहले से ही भरा हुआ था। अगर वह स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाता तो हेमा को वे पसंद नहीं आते, है ना?
हेमा बैरागी ने अनानास बन का एक और बड़ा टुकड़ा खाया और अस्पष्ट रूप से कहा, नहीं, कोई बात नहीं गेगे, मैं दोपहर में जल्दी में आई थी और अभी तक कुछ खाया नहीं है। लेकिन आपने लाल सेम की भराई वाले स्नैक्स क्यों खरीदे? मैं तो उनसे ऊब चुकी हूं। इसमें सफेद बीन पेस्ट भी है। मयंक भाटिया ने चॉकलेट के डिब्बे की ओर इशारा किया। वो वाला तो और भी घिनौना है। हेमा ने चॉकलेट को वापस बैग में रखा और अनानास बन का एक टुकड़ा खाया। वाह, सिर्फ अनानास बन ही स्वादिष्ट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंटी की मिठाई की दुकान है और आप उससे ऊब चुके हैं, है ना? मयंक भाटिया ने स्टेक तलने के लिए औजार तैयार किए और उसे नसीहत दी। सौभाग्य से तुम इससे ऊब चुकी हो, वरना तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारी मिठाई की दुकान तुम्हारे कारण दिवालिया हो जाएगी, है ना? हेमा का शरीर भले ही सामान्य था, लेकिन उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। वह बिना रुके घंटों तक खा सकती थी। उसने तो यहां तक कह दिया कि वह आज रात का खाना भी खा सकती है। ये कैसी भूख थी? मयंक भाटिया की अजीब निगाहों को देखकर हेमा ने शिकायत भरे स्वर में बुदबुदाया, मैं खाने की वजह से दिवालिया कैसे हो सकती हूं? हालांकि मेरी मिठाई की दुकान बड़ी नहीं है, लेकिन मेरी मां की कारीगरी बहुत अच्छी है। ये हमेशा लाभदायक रही है। मैंने तो बस थोड़ा सा ही खाया। थोड़ा सा? मयंक भाटिया ने आंखें घुमाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी बहन कोसाका युजो तुम्हारी तरह खाने की शौकीन नहीं है, वरना तुम्हारी मिठाई की दुकान चल ही नहीं पाएगी। वह जाहिर तौर पर खाने की शौकीन थी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने थोड़ा ही खाया। हेमा की मासूमियत ने मयंक भाटिया का मनोरंजन किया। बेशक उसे अनानास वाले बन के बारे में बुरा नहीं लगा। उसे बस इस बात की चिंता थी कि हेमा रात में स्टेक नहीं खा पाएगा। चूंकि हेमा इसे खा सकता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कंजूसी नहीं करेगा। इसके अलावा कोबे रेड मीट अनानास बन की तुलना में कहीं अधिक महंगा था। मयंक भाटिया की हरकतें देखकर हेमा आश्चर्य से अनानास का बन लेकर पास आई। मेज पर रखी प्लेट को देखकर उसने पूछा, भाई, क्या ये टेपानेकी बनाने का औजार नहीं है? हां, लेकिन मैं स्टीक तलने के लिए टेपानेकी का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूं। मयंक भाटिया मुस्कुराया। उसके परिवार की एकमात्र अच्छी बात यह थी कि उनके पास खाना पकाने के उपकरणों की कभी कमी नहीं थी। टेपानेकी की बात करें तो यह व्यंजन 15वीं या 16वीं शताब्दी में स्पेन में आविष्कार किया गया था। पहले टेप्पान्याकी को गर्म किया जाता था, फिर उस पर ताजा मांस और सब्जियां रखी जाती थी। ढकने के बाद इसे खाया जाता था। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि खाना पकाने की यह विधि भोजन के स्वाद को पूरी तरह से उभार सकती है। स्पेन में नौकायन के उबाऊ युग के दौरान लोग दिन भर मछली पकड़ने का आनंद लेते थे। वे मछली को तब तक भूनने के लिए टेपानेकी का उपयोग करते थे जब तक कि उसकी त्वचा सुगंधित न हो जाए और मांस पक न जाए, जिससे स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे। खाना पकाने की यह विधि बाद में स्पेनिश लोगों द्वारा मैक्सिको और कैलिफोर्निया में फैलाई गई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक अमेरिकी ने टेप्पान्याकी की खाना पकाने की तकनीक को जापान में पेश किया और इसे परिष्कृत करके प्रसिद्ध इंडियन शैली के टेप्पान्याकी का रूप दिया। आज टेप्पान्याकी को इंडियन टेप्पान्याकी, बीजिंग टेप्पान्याकी, फ्रेंच टेप्पान्याकी, फैंसी टेप्पान्याकी आदि में विभाजित किया गया है। अंततः यह धीरे धीरे स्ट्रीट स्टॉलों में एक लोकप्रिय खाना पकाने की विधि के रूप में विकसित हो गया। यह खाना पकाने का एक पसंदीदा तरीका बन गया है। टेप्पान्याकी स्टेक। रसोई में व्यस्त मयंक भाटिया को देखते हुए उसने उत्सुकता से कहा, हालांकि मैंने पहले भी टेप्पान्याकी खाई है, लेकिन मैंने अभी तक तला हुआ स्टेक नहीं खाया है। ऐसा लगता है कि मायरा की देखभाल करने के बाद मयंक के खाना पकाने के कौशल में तेजी से सुधार हुआ है। बात बस इतनी सी है कि जब मैं खाना बना रही थी तो मैंने घर पर मौजूद व्यंजनों को देखा। ये मत भूलिए कि मेरे पिता एक असली शेफ हैं। मयंक भाटिया ने हल्की सी मुस्कान दी। अब जब वो अच्छा खाना बनाना सीख गया था तो वो इसका पूरा दोष अपने पिता पर डाल सकता था। टेप्पान्याकी की बात करें तो
ये एक तला हुआ व्यंजन है, इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से स्टेक पकाया जा सकता है। इस तरह स्टेक तलने के बाद वो उसे सीधे चख सकता था। सबसे अच्छी बनावट और तापमान तब होता है जब स्टेक बर्तन से ताजा निकाला जाता है। बेशक स्टेक के कई प्रकार थे, जैसे आई स्टेक, सिरलॉइन स्टेक, फिलेट मिग्नन, टीबोन स्टेक इत्यादि। इस बार मयंक भाटिया ने सिस्टम की क्षमता का उपयोग करके स्टेक पकाना सीखा। उसे पश्चिमी भोजन के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सीखने के बाद उसे लगा कि स्टेक पकाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब तक उसे स्टेक पकाना आ जाता था, तब तक स्टेक पकाना बहुत आसान हो जाता था। लिली जेम्स ने कुछ घंटों तक स्टेक पकाया था। हालांकि उसे लगा था कि उसने बहुत मेहनत की है, लेकिन स्टेक पकाना सीखने के बाद मयंक भाटिया को अचानक लगा कि लिली जेम्स, तुम्हें सच में स्टेक पकाना नहीं आता। आओ और खाओ। रोहिणी, उसने रोहिणी को संदेश भेजा, इस बात की परवाह किए बिना कि वह उसे देखेगी या नहीं। आखिरकार वो उससे रिश्तेदार नहीं थी और वो उसके घर जाकर उसे खाने के लिए नहीं कह सकता था। कुछ मिनट बाद मयंक भाटिया ने हेमा के सामने टेपान्य की स्टेक पकाने की पहल की। मयंक भाटिया ने सबसे पहले लोहे की प्लेट को गर्म करने के लिए चूल्हा जलाया। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद रसोई के चाकू से स्टेक को ऊपर से नीचे तक तेजी से काटा, जिससे वह आसानी से कट गया। इसके बाद उसने स्टेक को कई बार काटा जब तक कि वह कई साफ सुथरी पट्टियों में न कट जाए। मयंक भाटिया, तुम चाकू चलाने में बहुत माहिर हो। मयंक भाटिया के कुशल चाकू चलाने के कौशल को देखकर हेमा ने विस्मय बोध से कहा, यह तो स्वाभाविक था। आखिरकार यह खाना पकाने का चौथा स्तर का कौशल था। हर 5 लेवल के बाद एक नया लेवल आता था। इस दौरान मयंक भाटिया गेम में हर दिन खाना पकाने का अभ्यास कर रहा था और उसका लेवल बेहद तेजी से सुधर रहा था। उनकी खाना पकाने की कुशलता में सुधार से न केवल खाना पकाने की दक्षता बढ़ी, बल्कि स्वाद और बनावट में भी सुधार हुआ। संक्षेप में इसका असर व्यंजन के अंतिम अंक पर पड़ा। उसने कटे हुए मांस को चॉपिंग बोर्ड पर रखा। हालांकि उसने अभी अभी स्टेक पकाना सीखा था, फिर भी मयंक भाटिया को स्टेक पकाने की सारी विधियां अच्छी तरह याद थी। उसने स्टेक पर दरदरी काली मिर्च छिड़की ताकि काली मिर्च का स्वाद और भी तेज हो जाए। फिर उसने स्टेक को अच्छी तरह फैलाया ताकि मसाला स्टेक में समा जाए। जब टेप्पान्याकी से धुआं निकलने लगा, तो मयंक भाटिया ने तुरंत उस पर जैतून का तेल छिड़क दिया ताकि वह समान रूप से वितरित हो जाए। फिर उसने स्टेक को अंदर से बाहर की ओर फैलाया। इस तरह जब वह स्टेक को दूसरी तरफ से निकालेगा, तो वह समान रूप से गर्म होगा। स्टेक तलने की आवाज सुनकर मयंक भाटिया संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। उसने चम्मच उठाया और हर मिनट स्टेक को पलटता रहा। फिर उसने स्टेक के एक हिस्से को टेप्पान्याकी पर रखा और पकने तक उसे सेका। पलटने के बीच मिलने वाले 1 मिनट के अंतराल का फायदा उठाते हुए मयंक भाटिया ने लहसुन का एक गुच्छा निकाला। उन्होंने इसे छीला नहीं, इसके बजाय उन्होंने इसे थोड़ा चपटा किया और टेप्पान्याकी पर रख दिया। इससे स्टेक का स्वाद और भी बढ़ गया। आखिरकार मयंक का स्टेक पूरी तरह से पका हुआ नहीं था, वो मीडियम वेल था। मुख्य बात तो अंदर की परतों के स्वाद का आनंद लेना था। इसके बाद उन्होंने उसमें थाइम मिलाया और उसे स्टेक के साथ रख दिया। इस तरह स्टेक में थाइम की खुशबू आ गई। टेप्पान्याकी पर तेल लगभग खत्म होते देख मयंक भाटिया ने स्पैटुला से थोड़ा और तेल डालकर ऊपर छिड़क दिया। फिर उसने मक्खन को टुकड़ों में काटकर स्पैटुला से टेप्पान्याकी पर रख दिया। इसके बाद उसने गरम तेल स्टेक पर डाल दिया। फिर उसने चिमटे की मदद से लहसुन को स्टेक के बाहरी हिस्से पर समान रूप से फैला दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। रेड मीट की सुगंध सूंघते ही हेमा बैरागी की कोमल नाक फड़क उठी। फिर वो अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे महसूस हुआ कि पकने के बाद ये स्टेक जरूर स्वादिष्ट होगा। हेमा की आंखें एक छोटी लालची बिल्ली की तरह चमकती देखकर
मयंक भाटिया मन ही मन हंस पड़ा। दरअसल असली खेल तो अब शुरू हो चुका है। हालांकि मयंक भाटिया जिस स्टेक को खत्म करना चाहता था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। हेमा बैरागी को पहले लगा कि मयंक भाटिया का स्टेक बस तैयार होने ही वाला है। वह चाकू और कांटा मेज पर रखने के लिए बेताब थी, लेकिन तभी उसने देखा कि मयंक भाटिया ने अपनी जेब को छुआ। हाथ बाहर निकालते ही उसने अपनी जेब से सफेद पाउडर से भरी एक छोटी बोतल निकाली। ये पहले से ही बहुत स्वादिष्ट है, इसमें मनमाने ढंग से मसाले मत डालो। इससे पहले कि हेमा उसे रोक पाता, मयंक भाटिया ने पहले ही मांस के टुकड़े पर पाउडर छिड़क दिया था। मेरा स्वादिष्ट स्टेक खत्म हो गया। हेमा निराशा से अपना सिर झुकाने पर मजबूर हो गई। आमतौर पर उस छोटे से अंतराल में स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। मयंक द्वारा अभी बनाया गया स्टेक काफी स्वादिष्ट था, लेकिन अब उसने उसमें एक अज्ञात सफेद पाउडर मिला दिया। यह बहुत संभव था कि इस अजीब मसाले से स्वाद पर असर पड़े, लेकिन फिर हेमा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि स्टेक पर छिड़का गया पाउडर तुरंत गायब हो गया और मांस का रंग अभी भी सुनहरा था और पाउडर से अप्रभावित था। फिर जब मयंक भाटिया ने स्टेक को प्लेट में रखा तो अचानक हेमा की आंखों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। फिर रसोई में मांस की तेज खुशबू फैल गई। यहां तक कि मायरा, जो उस समय ऊपर बैठी थी और मांस खाना पसंद नहीं करती थी, उसे भी ये जादुई खुशबू महसूस हुई। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने दरवाजा खोलकर नीचे देखा। रोहिणी, जो अभी अभी दरवाजा धकेलकर अंदर आई थी, और भी हैरान हो गई और वहीं खड़ी रह गई। उसने अपनी नाक हिलाते हुए कहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या ये मांस की खुशबू स्टेक की है? मन ही मन सोचते हुए रोहिणी ने दरवाजे पर चप्पल भी नहीं पहनी और सीधे नंगे पैर बैठक में चली गई। जब उसने मयंक भाटिया को रसोई में स्टेक तलते देखा तो वो विस्मय से बोली, लेकिन ये कैसे संभव है? उसने जो स्टेक बनाया है वो स्वर्गलोक के प्रसिद्ध रसोइये के स्टेक के बराबर है। वाह, कितना खुशबूदार स्टेक है। 2 मंजिला इमारत पूरी तरह से स्टेक की खुशबू से महक रही थी। हेमा बैरागी ने चाकू और कांटा पहले ही तैयार कर लिया था। वो स्टेक की 2 प्लेटें लेकर ऊपर जाने के लिए बेताब थी। एक थाली में मायरा के लिए स्टेक के 2 टुकड़े बचे थे। दरवाजा खुला होने के कारण हेमा बैरागी ने मायरा को अपना वजन दिखाने का एक और मौका दिया, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसलिए वो सीधे मायरा के कमरे में प्रवेश कर सकती थी और उसे स्टेक दे सकती थी। क्या वे दोनों प्यारी लड़कियां आपकी छोटी बहनें हैं? ऊपर मौजूद 2 प्यारी प्यारी बच्चियों को देखकर रोहिणी ने हैरानी भरा भाव दिखाया। हाँ, वे मेरी धर्म बहनें हैं। मयंक भाटिया ने लोहे की थाली पर रखे स्टेक के 9 टुकड़ों पर भी ध्यान दिया और रोहिणी को सच बताया। लेकिन फिर भी, हालांकि हेमा और मायरा प्यारे थे, रोहिणी भी बहुत प्यारी दिखती थी, लेकिन उसका दिल शैतान जैसा था। धर्म बहन, रोहिणी ने मयंक भाटिया को संदेह भरी नजरों से देखा और फिर एक अजीब लहजे में कहा, यह वाकई अजीब है। खून के रिश्ते से इतर बहन को इतने लंबे समय तक पालना पोसना, तुम्हारे जैसा जिम्मेदार भाई मिलना वाकई दुर्लभ है। बेशक मेरे माता पिता यहां नहीं हैं, इसलिए मायरा को स्वाभाविक रूप से मेरी देखभाल की जरूरत है, मयंक भाटिया ने कहा। ओह! मयंक भाटिया की उदासीन निगाहों को देखकर रोहिणी ने अपनी भौहें उठाई और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मयंक भाटिया, कहीं तुम मुझे ये तो नहीं बता रहे कि तुम छोटी उम्र से ही गर्लफ्रेंड पालना चाहते हो और मायरा के 16 साल की होने का इंतजार करके उससे शादी करना चाहते हो? इस तरह आपको गर्लफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये वही तथाकथित बालवधू है? मयंक भाटिया अचानक अवाक रह गई। लड़की, तुम्हारा ये विचार बहुत खतरनाक है। मायरा मेरी बहन है, तुम किताब के लेखक नहीं हो। तुम किताब की कहानी क्यों बता रहे हो? मयंक भाटिया ने रोहिणी को स्टेक का एक टुकड़ा देते हुए गुस्से से कहा। रोहिणी ने स्टेक उठाया, मयंक भाटिया की ओर देखा और शांत भाव से कहा, तुम शर्मा रही हो। तुम्हारा शर्माना मतलब तुम दोषी हो, है ना?
शुरू से ही मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि आप खून के रिश्ते से अलग बहन को पाल पोस कर एक ही छत के नीचे रख रहे हैं। मुझे आपसे ऐसी योजना की उम्मीद नहीं थी। पहले तुम्हारे मन में ऐसा कोई घिनौना विचार नहीं था। मयंक भाटिया ने रोहिणी को घूर कर देखा। उसे उस मासूम छोटी जिया की याद आ रही थी जो लड़ने से डरती थी। उसने उसे प्यार करना न जानने के लिए खुद को भी दोषी ठहराया। वर्तमान रोहिणी वाकई डरावना है। जल्दी खा लो, फिर घर जाकर खेलो, नहीं तो मैं इसे तुम्हारे लिए गर्म नहीं करूंगा। मयंक भाटिया ने नाखुशी से कहा। ये स्टेक। प्लेट में रखे सुनहरे स्टेक को देखकर और अभी अभी स्टेक में चमकी सुनहरी रोशनी को याद करके रोहिणी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। उसने अपनी लार निगली, एक कुर्सी खिसकाई और रसोई की खिड़की के पास बैठ गई। उसने एक चाकू लिया और एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही उसने इसे अपने मुंह में डाला, एक भरपूर स्वाद तुरंत उसके पूरे मुंह में फैल गया। जैसे ही उसने इसे चबाया, स्वादिष्ट और गर्मागर्म रस उसके मुंह में फूट पड़ा। मीडियम वेल स्टेक और दो स्वादों ने मिलकर एक अनूठा और परतदार एहसास पैदा किया, जिससे उसके लिए रुकना नामुमकिन हो गया। रोहिणी ने एक और टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डालने से खुद को नहीं रोका। एक पल के लिए उसका मन जैसे सम्मोहन में डूब गया, मानो वह स्वर्ग के किसी सर्वोच्च रेस्तरां में आ गई हो और सैकड़ों लजीज मांस के व्यंजनों का आनंद ले रही हो। ये कैसे संभव है? ये तो बस एक स्टेक है। मैं इसमें 100 से अधिक प्रकार के मांस का स्वाद कैसे ले सकता हूं? स्वादिष्ट ग्रेवी देखकर रोहिणी की वाहवाही छूट गई। उसने रसोई में मयंक भाटिया की ओर देखा और मन ही मन आश्चर्यचकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया के खाना पकाने के कौशल में इतनी जल्दी और इतने कम समय में सुधार हो जाएगा। खाना बनाना सीख चुकी उस महिला ने सुना था कि यदि किसी के पास पाक कला का कौशल और स्टेक बनाने की समझ है, तो वह स्टेक में सैकड़ों प्रकार के मांस के स्वाद ला सकता है। मयंक द्वारा बनाया गया स्टेक इतना स्वादिष्ट था कि पकने के बाद उसे किसी सॉस की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसे चखते ही उसके लजीज स्वाद का पता चल जाता था। एक स्वादिष्ट स्टेक के लिए किसी भी अतिरिक्त मसाले की कोई आवश्यकता नहीं थी। मांस में डाली गई काली मिर्च और बाहर से लगाया गया लहसुन बिल्कुल सही मात्रा में था, जिससे स्टेक को एक अनूठा स्वाद मिला। महज कुछ मसालों के साथ यह स्टेक सैकड़ों प्रकार के मांस के स्वाद बिखेर सकता था। यह स्टेक पहले से ही एक दुर्लभ व्यंजन था। मयंक भाटिया को रोहिणी की आश्चर्यचकित निगाहों का अंदाजा था और उसने धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने अभी जो पाउडर मिलाया था, वो वास्तव में एक ऐसा औषधि था जो सामग्रियों के सार को उत्तेजित कर सकता था। उन्हें हत्सुने के साथ हुई बातचीत स्पष्ट रूप से याद थी। हात्सुने की आत्मा के प्रभाव में आकर उसने अपनी जेब से सफेद पाउडर की एक छोटी बोतल निकाली और मयंक भाटिया को देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, ये आपकी मेहनत का इनाम है। हात्सुने द्वारा निकाली गई चीज को देखकर मयंक भाटिया ने कुछ उलझन के साथ कहा, क्या आपको दुकान से चीजें लेने की अनुमति नहीं है? हात्सुने, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई से बातें छिपानी पड़ती हैं? मुझे दुकान का सारा सामान दे दो और मैं तुम्हें साकार कर दूंगा। क्या हमारे लिए एक साथ सुखमय जीवन जीना अच्छा नहीं होगा? नहीं बड़े भाई, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो दुकान से सामान नहीं खरीद पाएंगे। हात्सुने का छोटा सा चेहरा गंभीर हो गया। मैं दुकान से यूं ही कुछ नहीं ले सकती, वरना सिस्टम मुझे मिटा देगा। ये बड़े भाई की मेहनत के लिए सिस्टम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, वरना इस औषधि को खरीदने के लिए किसी काल्पनिक शक्ति की आवश्यकता होती। तो फिर ये चीज क्या है? मयंक भाटिया ने छोटी बोतल उठाई और आश्चर्य से कहा, यह एक ऐसा पेय है जो विभिन्न सामग्रियों के सार को उत्तेजित कर सकता है। जब तक आप इस औषधि का प्रयोग करते रहेंगे, कोबे रेड मीट का ये टुकड़ा 5 ग्रेड के कोबे रेड मीट के बराबर रहेगा। साथ ही बड़े भाई, असली स्टेक में सैकड़ों प्रकार के मांस का स्वाद समाहित होता है। मूल विधि यह है कि इसे तेज आंच पर लगातार तला जाता है और उच्च तापमान का उपयोग मांस की आंतरिक सुगंध को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है और मांस में
प्रोटीन और चीनी के बीच की प्रतिक्रिया से दर्जनों स्वाद उभरते हैं।